वेलकम बैक। यासीन निज़ामी मेरा नाम है और मैं अपने इस चैनल पे उर्दू लैंग्वेज के अंदर आम आदमी को एक फाइनेंशियल एजुकेशन प्रोवाइड करता हूँ, जिसमें हम लोग कवर करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी साइकिल्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स और जियो पॉलिटिकल सिचुएशन जो इस दुनिया में काफ़ी तेज़ी से चेंज हो रही है और इससे इम्पैक्ट क्या आ रहा है फाइनेंशियल वर्ल्ड के ऊपर। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जो बूम एंड बस्ट साइकिल्स होती हैं ये कैसे काम करती हैं और इनके पीछे क्या हकाइक होते हैं और इनका इम्पैक्ट कब और कितनी तेज़ी से मार्केट्स पर आता है। तो अगर आपको बूम एंड बस्ट साइकिल का आइडिया है तो आपको ये समझ में आई होगी कि जो बूम एंड बस्ट साइकिल्स होती हैं ये आर्टिफिशियली क्रिएट की जाती हैं। इनको क्रिएट कौन करता है? इनको क्रिएट सेंट्रल बैंक्स करते हैं। और वो कैसे करते हैं? वो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को मैनिपुलेट करके करते हैं। यानी कि जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है इसमें इनके पास दो टूल्स होते हैं, इंटरेस्ट रेट और लिक्विडिटी इंजेक्शन या लिक्विडिटी कॉन्ट्रैक्शन। तो जब कभी भी ये मॉनेटरी पॉलिसी टाइट या लूज़ होती है तो उसका एक इमीडिएट इम्पैक्ट आता है जो एसेट मार्केट्स हैं, जिसमें स्टॉक्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, क्रिप्टो, रियल एस्टेट, इन तमाम एसेट क्लासेस के अंदर हम इमीडिएट इम्पैक्ट देते हैं जब कभी भी ये मॉनेटरी पॉलिसी टाइट होती है या लूज़ होती है। लेकिन जो कंज्यूमर मार्केट होती है जिसमें हम आम अपनी डेली यूज़ की चीज़ें बाय करते हैं खुद कंज्यूम करने के लिए, उस मार्केट में इसका इम्पैक्ट काफ़ी देर से आता है। इसकी एग्जांपल ऐसे है कि जब मार्च 2020 में कोविड हिट हुआ था तो जितने भी बड़े सेंट्रल बैंक्स थे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अपनी अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को लूज़ कर दिया था, जिसमें फेडरल रिजर्व सबसे आगे थे। उसके बाद जितने दूसरे बैंक से सेंट्रल बैंक्स थे उन्होंने इनको फॉलो किया था। फॉर एग्जांपल बैंक ऑफ कनाडा, बैंक ऑफ इंग्लैंड, ईसीबी, जापान, ऑस्ट्रेलिया, जितने भी बड़े बड़े सेंट्रल बैंक्स थे उन सब ने उस पॉलिसी को फॉलो करते हुए अपनी अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को लूज़ कर दिया। लूज़ कैसे किया? इंटरेस्ट रेट ऑलमोस्ट ज़ीरो पे लिया है और क्यूई के ज़रिए उन्होंने लिक्विडिटी इंजेक्ट की मार्केट में। वो कैसे करते हैं? वो बेसिकली जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं उनको बाय करके लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं मार्केट में, ताकि मार्केट दोबारा से पंप हो। तो उसके बाद हमने देखा कि जो भी इक्विटी मार्केट्स थी वो एकदम से बूम हुई। यानी कि मार्च 2020 में मार्केट्स क्रैश कर गई थी, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट, एवरीथिंग वाज क्रैशिंग। लेकिन जैसे ही मॉनेटरी पॉलिसी लूज़ हुई तो हमने देखा कि मार्केट्स दोबारा से पंप हुई। स्टॉक्स ऑल टाइम हाई, क्रिप्टो ऑल टाइम हाई, रियल एस्टेट ऑल टाइम हाई, बॉन्ड मार्केट में स्ट्रेंथ आई। और इन चीज़ों के बाद हमने देखा कि जो इन्फ्लेशन था, जो कंज्यूमर मार्केट में इन्फ्लेशन होता है, वो हमें 2020 में बिल्कुल नज़र नहीं आया। यानी कि 2021 में जाके हमें फाइनेंशियल मीडिया में नज़र आने लगा कि इन्फ्लेशन वॉज बिकमिंग अ थिंग इन द फाइनेंशियल मीडिया। तो इसका मतलब ये है कि मॉनेटरी पॉलिसी का इम्पैक्ट कंज्यूमर मार्केट पे आते आते टाइम लगता है ऑलमोस्ट 1 ईयर, जो हमने 2020 में देखा। अच्छा, जब ये प्रोसेस रिवर्स होता है, यानी कि जब मॉनेटरी पॉलिसी लूज़ के बाद टाइट होना शुरू होती है, तो उसका इम्पैक्ट भी इसी तरह से आता है। हमने देखा कि एट द बिगिनिंग ऑफ 2022 जब फेडरल रिजर्व और बैंक ऑफ कनाडा, जितने भी बड़े सेंट्रल बैंक्स हैं, उन्होंने अपनी अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को टाइट करना शुरू किया। वो टाइट कैसे करते हैं? इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं, ठीक है, और मार्केट से लिक्विडिटी सक करते हैं बाय रनिंग क्वान्टिटेटिव टाइटनिंग। यानी क्वान्टिटेटिव ईजिंग जो है वो लिक्विडिटी फराम करती है और क्वान्टिटेटिव टाइटनिंग लिक्विडिटी को सक करती है मार्केट से। तो जब इन्होंने अपनी टाइटनिंग पॉलिसी शुरू की तो उससे हुआ ये कि जो इक्विटी मार्केट्स थी उनमें इमीडिएट इम्पैक्ट आया। स्टॉक मार्केट क्रैश हुई, क्रिप्टो मार्केट क्रैश हुई, रियल एस्टेट मार्केट क्रैश हुई, बॉन्ड मार्केट में वॉलेटिलिटी है। तो हमने देखा कि इमीडिएट इम्पैक्ट फील हुआ इन तमाम एसेट क्लासेस के अंदर। लेकिन जो कंज्यूमर मार्केट है उसमें अभी तक, यानी कि नवंबर 2022 चल रहा है, अभी तक हमें कोई खातिर ख्वाह इम्पैक्ट नहीं देगा। उसकी वजह यही है कि कंज्यूमर मार्केट तक इस पॉलिसी का इम्पैक्ट आते आते टाइम लगता है। ऑन एवरेज 1 ईयर तक लग सकता है। तो काफ़ी लोग इस वक्त ये क्वेश्चन करते हैं कि इंटरेस्ट रेट तो इतना बढ़ रहा है लेकिन हमें इन्फ्लेशन में इतना फ़र्क नज़र क्यों नहीं आ रहा? उसकी वजह यही है कि इसमें टाइम लगता है। और मेरी ओपिनियन ये है, जो मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि बाय मिड ऑफ 2023 हम देखेंगे कि इन्फ्लेशन जो है वो ग्रेजुअली नीचे आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हमें 2023 में नज़र आ जाएगा कि इन्फ्लेशन जो है वो 4, 3 या 2.5% के आसपास कहीं वेरी करेगा। तो यही वजह है कि जो सेंट्रल बैंक्स हैं इस वक्त वो पॉज नहीं कर रहे हैं रेट हाई साइकिल, क्योंकि उनको पता है कि अगर उन्होंने पॉज कर दी तो जो इन्फ्लेशन कंट्रोल करने का प्रोसेस है वो और प्रोलॉन्ग हो जाएगा। देन इट विल बिकम ए नाइटमेयर टू कंट्रोल इन्फ्लेशन गोइंग फॉरवर्ड। तो मेरी ओपिनियन में सेंट्रल बैंक्स इस वक्त सही कर रहे हैं इंटरेस्ट रेट को बढ़ा के, लेकिन ऑफ कोर्स उसमें कुछ और फैक्टर्स भी हैं जो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हैं। सिर्फ इंटरेस्ट रेट ही नहीं, दूसरे भी फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इन्फ्लेशन के अंदर। लेकिन
इससे एटलीस्ट एग्रीगेट डिमांड जो है वो स्लो डाउन हो जाएगी। और इसके कुछ ऑफर कोलैटरल डैमेजेस भी होते हैं, जिसमें रिसेशन ट्रिगर होगा, जॉब लॉसेस होंगी, इंसॉल्वेंसीज होंगी, यानी कि इकोनॉमिक पेन आएंगे, लोगों के लिए डेट को बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें तो हैं अपनी जगह, ये होंगी, लेकिन साथ ही साथ एग्रीगेट डिमांड की वजह से किल होने की वजह से इन्फ्लेशन जो है वो नहीं जाएगी। तो ये मेरा मैसेज था इस वीडियो के अंदर, हो सकता है आपको अच्छा लगा हो। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, कोई कंसर्न है, तो कमेंट्स में अपना क्वेश्चन या कंसर्न लिखिए और मैं इसको रिस्पॉन्ड करूँगा। अगर आपको पसंद आई ये वीडियो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और मैं अपनी अगली वीडियो में आपसे दोबारा मिलूँगा। थैंक यू।